आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम। मेरा नाम विनय है और शो का नाम है कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। एक ऐसा शो जहां पर हम ऐसी पर्सनैलिटीज़ को इनवाइट करते हैं, ऐसी शख्सियतों को इनवाइट करते हैं जिनकी ज़िंदगी के नक्शे कदम पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ फ़ोन लाइन पर एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनकी आवाज़ सुनकर, जिनकी बातों को सुनकर डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मैं बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली इंडिया के डॉक्टर एमसी मिश्रा जी। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ विनय जी और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे गूंज पर आमंत्रण के लिए। और मुझे बहुत प्रसन्नता है आपसे अपने कुछ अनुभव मैं साझा कर पाऊँ और इसके लिए मैं भी तत्पर हूँ। और हम लोग बिल्कुल इस चर्चा को सामान्य रखेंगे जी। जिससे एक जो जीवन के आयाम होते हैं उनसे लोग जुड़ सकें। क्या बात है सर। जब ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच मौजूद होते हैं तो डेफ़िनेटली हमारा जो यूथ हमें सुन रहा होता है, जो हमारे बच्चे हमें सुन रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं हमें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि जो सक्सेसफुल इंसान है, उनका बचपन कैसे गुज़रा, कैसे उन्होंने क्या कुछ किया जो हम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर हम आपकी ज़िंदगी के उस पड़ाव के बारे में जानना चाहेंगे, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, जिसे हम बचपन कहते हैं। शुरुआती दिनों की कुछ वो यादगार चीज़ें, कैसे आपका बचपन कहाँ बीता, ज़रा हमारे सुनने वालों को बताइए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें मैं यही आपसे साझा करूंगा कि मैं एक छोटा सा कस्बा है आगरा के पास, टुंडला नाम है उसका। वहाँ पे मेरे पिता एक इंटरमीडिएट कॉलेज में अध्यापक थे। इंग्लिश पढ़ाते थे वो 11वीं और 12वीं कक्षाओं को। मेरा जन्म वहीं हुआ और मेरे ज्यादातर भाई बहनों का भी जन्म वहीं हुआ। और वहीं से मैं पला बढ़ा और फिर आगरा में 1 साल मैंने फिर बीएससी करी। तो बचपन जैसे सबका होता है, हमको भी बचपन में खेलने का बहुत मौका मिला, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हमारा उस समय एक सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन होता था जो फर्स्ट एड सिखाते थे। मेरे फादर भी उसमें लगे हुए थे, तो हम लोग उसमें भी इन्वॉल्व होते थे, एनसीसी में इन्वॉल्व होते थे। फिर हमारे यहाँ उस कॉलेज में, जो इंटरमीडिएट कॉलेज ही था, एक कारपेंट्री का भी एक उसमें कोर्स होता था, तो उससे भी काफी वो भी आकर्षित करता था। जी। और चूंकि घर वहीं था सामने कॉलेज के, तो हमें कोई बहुत ज्यादा कॉलेज पहुंचने तक, स्कूल पहुंचने तक कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती थी अपने पढ़ाई के लिए, तो वो हमारा समय बचता था। और चूंकि मेरे फादर भी वहीं थे, तो कोई ऐसी कठिनाई नहीं हुई। कॉलेज वो जो हम लोग की क्लासेस थी वो 4th से शुरू होती थी। तो जी। प्राइमरी स्कूल कहीं और मैंने किया, फिर 4th से वहाँ पे पढ़ा मैं 12वीं कक्षा तक। और फिर 11वीं 12वीं में मैंने बायोलॉजी ली। मुझे मैथ थोड़ा सा जटिल लगता था तो मैंने नहीं लिया। और उस समय कुछ जब मैं कर रहा था इंटरमीडिएट, कुछ वो चल रहा था अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध उत्तर भारत में, और अंग्रेज हिंदी के विरुद्ध दक्षिण भारत में। जी, जी। तो उस समय हमारे लिए इंग्लिश भी ऑप्शनल हो गई थी। हुँ। तो वो एक समय था। और बचपन तो ऐसा होता है, देखिए जगजीत सिंह की एक गजल है जी। जिसमें वो कहते हैं, कोई जो हमारी यादें हैं वो बहुत जुड़ी होती है। और बहुत हम लोगों ने बचपन बहुत अच्छे से बिताया, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। हालांकि हम लोग 8 भाई बहन थे और पिता हमारे अध्यापक थे। कोई बहुत ज्यादा उनका वेतन नहीं था, लेकिन फिर भी हमें ऐसा था कि हम कोई चीज हम से छूट रही है। और जो सब लोग इतना साथ रहते हैं, आज मैं जब देखता हूँ पीछे, तो अब जिस तरह का जीवन हम लोगों का हो गया, अकेलेपन का, न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ, उस समय तब बहुत हम लोग, जैसे हमारी बहन और बहन को बच्चे आ जाते थे गर्मियों में, फिर हम लोग चले जाते थे वहाँ उनके यहाँ। तो एक फिर गाँव, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड गाँव की थी, तो गाँव की बहुत विवाह मैंने बड़े बचपन में उनमें गया मैं पिताजी के साथ। और तो एक मतलब आनंद आनंद था। और पढ़ाई का कोई ऐसा विशेष जो आज कहते हैं ना प्रेशर,
आजकल जी, लोग इतने मार्क्स लाओ, उतने मार्क्स लाओ, ऐसा कोई प्रेशर मेरे पिता ने भी कभी नहीं डाला मेरे ऊपर। क्या बात है! बहुत जीवन बचपन का और इंटरमीडिएट तक हमने बहुत एन्जॉय किया। हमारे भी मित्र थे जिनके साथ हम लोग कभी जाते थे, साइक्लिंग करने चले जाते थे तो कहीं। फिर एक स्काउटिंग होती थी उस समय। जी, स्काउटिंग एंड गाइडिंग दोनों चीज़ें होती थी। स्काउट स्काउट गाइड, तो हम लोग स्काउटिंग में हम लोग जाते थे, तो कई जैसे शिमला के पास एक सलोगरा जगह है और स्काउटिंग के थ्रू हम लोग वहाँ भी गए। फिर 10th का एग्ज़ाम देके, परीक्षा देके फिर मैं उस समय एक बच्चों को, मेरे फादर चूँकि रेलवे में थे, रेलवे कॉलेज था ये, तो हम लोगों को उनको पास मिलते थे, तो हम रेलवे के बच्चों के लिए ₹50 में हम लोग कश्मीर भी घूम के आए वाह! क्या उस बात है! समय। जी, तो वो रेल में ले गए थे लोग और फिर ले आए थे। तो पहलगाम, श्रीनगर, मैं बात कर रहा हूँ आपको 1967 की, जी। कि जब हम कश्मीर घूम के आए रेलवे की तरफ से। क्या बात है! अच्छा सर एक चीज़ और मेरे ज़हन में आ रही है, मतलब कहीं न कहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं बात कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी थे, वो भी अपने 8 भाई-बहनों में से एक थे। तो वो भी उन्होंने भी जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में अपना नाम किया, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें हमें अभी रिफ्लेक्ट सी कर रही हैं कि वो कहीं न कहीं चीज़ थी। सर बचपन में माता-पिता का, हर किसी के माता-पिता का एक सपना होता है। चूँकि आपने बताया कि कई सारे भाई-बहनों के बीच में आप अपनी इच्छाएँ हो सकता है ज़ाहिर करते हो सकता है ना ज़ाहिर करते हों। माता-पिता का भी सपना होगा क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस मम्मी-पापा की होती हैं अपने बच्चों से। कुछ ऐसी होती हैं जो करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद माँ-बाप नहीं कर पाते किन्हीं कारणोंवश या किसी परिस्थितिवश, तो वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो उनकी फुलफ़िल कर पाएँ। तो कभी बचपन में मम्मी-पापा का कोई ऐसा सपना जो वो आपसे अक्सर कहते हों कि बेटा आपको ये मेरा सपना पूरा करना है। आपने जैसा कहा कोई प्रेशर नहीं था लेकिन फिर भी कोई ऐसा सपना था उनका कि आपको क्या वो बनवाना चाहते थे? नहीं, उनका बस यही था कि आप जो भी करो जीवन में ईमानदारी से करो और मेहनत से करो, अपनी लगन से करो। वो ईमानदारी मैंने अपने पिता से सीखी। और मेरी माता तो नेचुरली गृहिणी थी और खूब हम लोग हर मौसम में, जैसे सर्दियों में जब आई तो जैसे गाजर का हलवा बन रहा है घर में, मकर संक्रांति पे बाजरे की टिक्की बन रही है, पकौड़ी बन रही हैं, तो वो फिर होली पे पकवान बन रहे हैं, दिवाली पे मिठाई आ रही है। तो ये सब होता था और हम लोग खूब उसमें आनंदित होते थे और दिवाली, होली सब खूब अच्छे से खेलते थे, मनाते थे। और यही जो मैं सबको यही कहना चाहूँगा और आज के माँ-बाप को भी मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को अ, बढ़ने दीजिए, उनको अपने तरह से उनको बढ़ने दीजिए। उनको किसी प्रकार कोई उनके ऊपर वज़न मत डालिए कि तुमको ये करना है। तो वो जीवन में वो पा लेंगे, वो उपलब्धि कर लेंगे जो जिसकी उनमें क्षमता है और वो करना चाहते हैं। तो बस मेरे पिता यही चाहते थे कि जो भी करो अच्छा करो और ईमानदारी से करो। तो वो चीज़ जो एक फाउंडेशन होती है कि किस तरह से उनको हम मेहनत करते हुए देखते थे और कितनी उनकी रिस्पेक्ट थी अपने स्टूडेंट्स में, जो बाद तक उनके, जब उनको अवकाश प्राप्त हो गए उसके बाद भी मेरे पास दिल्ली में रहते थे। लोग मिलने आते थे ढूँढ-ढूँढ के मेरे पिता को। और आप आश्चर्य करेंगे कि चूँकि रेलवे कॉलेज था तो बहुत सारे लोग रेलवे जॉइन कर लेते थे। तो कोई भी उनका नाम ट्रेन जैसे कानपुर और दिल्ली के बीच में कोई मेरे फादर का नाम ले ले, टीटी ट्रेन में बिठा के ले आते थे। क्या बात है, क्या बात है! इतना उनका रिस्पेक्ट थी क्योंकि तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग था मेरे लिए उनका जीवन। और किस मेहनत से उन्होंने 5 बेटियों के विवाह किए और कोई कर्ज हम पे छोड़ के नहीं गए। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ पाठ पढ़ने को हमको मिला कि कभी भी उन्होंने अपने ऊपर कोई किसी किस्म का अ, बोझ नहीं बनने दिया जी, और कभी हमसे कोई ऐसी आशा नहीं की कि हम कोई फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन हो। जी, तो और बहुत ही मैं समझता हूँ कि अब और रिटायरमेंट आप देखिए उनका हो गया था 1971 में जी, और उसके बाद 92 तक वो थे हमारे बीच में। जी, तो आप समझ सकते हैं और लगभग 20 वर्ष वो वहीं रहे
और लोगों को फिर भी मदद करते रहे, पढ़ाते रहे। अच्छा सर, एक चीज़ होती है कि जैसे आपने बताया कि कभी कोई प्रेशर नहीं आने दिया, किसी भी चीज़ का कोई दबाव नहीं था। कभी-कभी ये होता है कि लोग अपने बच्चों को बहुत कुछ संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन आजकल के अगर माता-पिता की बात करें तो वो संस्कार देना तो चाहते हैं, वो चीज़ों को एक्सपेक्ट तो करते हैं कि हमारे बच्चे उसको फुलफ़िल करें। लेकिन कभी मर्तबा मैंने ये देखा है कि बच्चों से कहते हैं कि बेटा तुम्हें अब ये मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, तुम्हें ये व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना है, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है। लेकिन वो खुद जो है घंटों सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, खुद घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स करते हैं घर में, जो उनके चाल-चलन होते हैं, जो उनका अपने काम के प्रति जो ईमानदारी होती है, जो डेडिकेशन होता है, जो निष्ठा होती है, जो ईमानदारी होती है, जो बच्चों में वो सिखाना चाहते हैं, आई थिंक वो अगर खुद उसको आत्मसात करें तो बच्चे ऑटोमैटिक बिना कहे, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ प्रेशर के वो चीज़ों को अपने ऊपर धारण करने की कोशिश करते हैं। इस बात में आप कहाँ तक ऐसा फ़ील करते हैं कि जिस तरह से आपने खुद ये ठाना कि हमें एक मेडिकल फ़ील्ड में जाना है, हमें बायो को सेलेक्ट करना है और हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमारे मम्मी-पापा प्राउड फ़ील करें। क्योंकि कहते हैं ना सर जब माता-पिता किसी प्रोफ़ेशन में होते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर बनने की कोशिश करता है क्योंकि वो देखता है कि मेरे पिता डॉक्टर हैं और किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की कोशिश करता है। तो कभी आपके मन में ये ख़्याल नहीं आया कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएँ, हम भी एक टीचर या प्रोफ़ेसर हों, हम भी कहीं पढ़ाएँ और कहीं पे इसी तरह के बच्चे हों जो हमारी रिस्पेक्ट करें और हमारी चीज़ों को फ़ॉलो करें। कभी ऐसा आपके मन में ख़्याल आया? बिल्कुल, आपने बहुत उचित इसकी विश्लेषण किया है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जब ये बात हुई कि क्या करियर पाथ होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए, उस समय बहुत ज़्यादा विकल्प तो हम लोगों के पास नहीं होते थे, छात्रों के पास। तो बहुत सारे, चूँकि हम रेलवे के कॉलेज में थे, रेलवे के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ थे, तो एक ये उस समय ट्रेंड था कि बहुत सारे बच्चे 10 12th करके फिर रेलवे में कुछ ना कुछ नौकरी ढूँढना शुरू कर देते थे। जी। लेकिन हमारे कुछ और लोगों के बच्चे, कोई किसी का आगरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, किसी का इलाहाबाद में हो गया, कानपुर में हो गया, तो ये सुनने में आता था, या कोई इंजीनियरिंग में गया। तो मेरा इंजीनियरिंग की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं था, क्योंकि मैथ मुझे बहुत जटिल लगता था। तो इसलिए मैंने फिर बायोलॉजी ली। तो उसमें बरसात में जैसे कि मेंढक पकड़ के ला रहे हैं, उसके डिसेक्शन कर रहे हैं। और फिर बायोलॉजी के लिए तो विनय जी एक ही कैरियर होता था उस समय। अगर आप मेडिकल में आ गए तो बिल्कुल जीवन बन गया आपका, और नहीं आए तो फिर आप फिर कर सकते हैं कुछ भी, आप टीचर भी बन सकते हैं, और आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मेरे बड़े ब्रदर जो थे वो आगरा में, उनका सिलेक्शन हो गया था। जी। अ, मेरे से जो बड़े थे उनका आगरा में मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया जो था। इस समय एसएन तो मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। हाँ, जो एसएन मेडिकल कॉलेज है, तो उससे भी थोड़ा-सा मेरे को भी लगा कि चलो मैं भी कोशिश करता हूँ कि अगर हो जाए सिलेक्शन, और ईश्वर की कृपा हुई कि मेरा नाम आ गया, सिलेक्शन हो गया। उस समय झांसी मेडिकल कॉलेज नया बना था, उसके लिए हम लोगों को एडमिशन हुआ मेरठ में। मेरठ भी नया मेडिकल कॉलेज था, झांसी उस समय बन रहा था। तो हम लोग मेरठ पढ़े 1970 में। जब एडमिशन हुआ तो मेरठ 1 साल रहे, फिर उसके बाद झांसी ट्रांसफर हुआ, और एमबीबीएस वहाँ पे हुआ। हमारे बड़े अच्छे टीचर्स थे मेडिकल कॉलेज में, बड़े नामी टीचर्स। नया मेडिकल कॉलेज था लेकिन बहुत नामी लोगों को वहाँ ट्रांसफर करके लाया गया था, और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बहुत से लोगों से उसमें इंस्पिरेशन मिला। तो सर्जरी बाद में जो मैंने अपना कैरियर चुना, वो उसमें मेरे जो झांसी में सर्जरी के प्रोफेसर थे, जो टीचर थे, प्रोफेसर अशोपा, तो आगरा में के थे, बहुत नाम था उनका एज ए सर्जन। जी। उस उनका बहुत योगदान रहा। उनके साथ मैंने हाउस जॉब किया, रेजिडेंस करी, तो उससे मैं बहुत प्रभावित था। उनके जो सर्जिकल स्किल्स थे, तो सर्जन बनने की बात हुई, तो फिर हम इलाहाबाद से मैंने एमएस किया। वो भी उस समय नीट वगैरह तो था नहीं, तो मार्क्स के, एमबीबीएस के जो मार्क्स होते थे उसकी बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता था। जी। अच्छा, झांसी नया था, जी। वहाँ पीजी नहीं था। ये एक दुविधा थी हम लोगों की, क्या करेंगे हम लोग, जी। पीजी हमारे यहाँ है नहीं। तो खैर इलाहाबाद में हम लोग सबको कहीं ना कहीं, हमारे जितने भी बैच के थे, किसी को कानपुर में मिल गया, किसी को आगरा में मिल गया, मुझे इलाहाबाद में मिल गया एमएस। एमएस करने के बाद जो एक निर्णय, बड़ा निर्णय था,
वो था उस समय पीएमएस के जॉब मिल जाते थे इमीडिएटली, जी, जो प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज जिनको कहते हैं यूपी में, यूपी गवर्नमेंट की। तो मेरा शुरू से ये बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे पीएमएस का नौकरी नहीं करनी है। जी। क्योंकि उसके बारे में मैंने सुन रखा था कि भाई ट्रांसफर कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांसफर रुकवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो वो मैं उसके लिए बिल्कुल भी मानसिक तौर पे तैयार नहीं था। जी, फिर मैं केवल उससे भी संतुष्ट नहीं था, तो फिर हम वापस झांसी आ गए एमएस करके, वहाँ पे रजिस्ट्रार जॉब किया थोड़े दिन, और फिर एम्स की सीनियर रेजिडेंसी की पोस्ट निकली जी, अखबार में, तो उसमें अप्लाई कर दिया और दिल्ली जाके उसका टेस्ट दे दिया, इंटरव्यू दे दिया और उसमें सिलेक्शन हो गई। वो एक ब्रेक थ्रू था मेरे लिए। और वो 1980 जुलाई की बात है, तो मैंने वहाँ बिल्कुल, सबने कहा कि इसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए, ज्वाइन करो। जबकि मैं एग्जाम देने जब दिल्ली गया था, तो ये सोचता था कि मैं कभी भी दिल्ली नहीं आऊंगा। दिल्ली यूपी के मुकाबले झांसी जगह देखी, छोटी जगह, बहुत बहुत छोटी है। फास्ट शहर जी, उस समय भी था, आज भी बहुत फास्ट है। राइट सर। तो खैर फिर एम्स पहुंच गए। एम्स में भी प्रोफेसर अच्छे मिले, डॉक्टर आत्म प्रकाश बड़ा नाम था उस समय, बहुत ही बड़ा नाम था वो, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। फिर ये हुआ कि हम, मेरे जितने भी सहयोगी थे उस समय, वो सब, कोई ईरान जा रहा है, कोई सऊदी अरेबिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है अपनी सीनियर रेजिडेंसी खत्म करने के बाद। तो मैंने कहा भाई मुझे कहीं नहीं जाना, मैं एकेडमिक में रहना चाहता हूँ और अभी मैं भारत में ही रहूंगा, मैं कहीं विदेश नहीं जाऊंगा। पैसा तो जीवन में कभी भी कमा सकते हैं। क्या बात है! तो मैं नहीं गया कहीं। ये एक बहुत दूसरा बड़ा निर्णय था मेरे जीवन में, कि मैं मनी से बहुत ज्यादा मैं अट्रैक्ट नहीं हुआ कभी भी। और मैं रह गया, तो मेरे को फिर एम्स में अपॉर्चुनिटी मिल गई, फैकल्टी पोस्ट मिल गई। और उसके बाद फिर अपना ग्रोथ होती रही कि लेक्चरर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, एसोसिएट हो गए, एडिशनल हो गए। और एक सेटिस्फेक्शन रहा, संतोष रहा कि जो हम करना चाहते थे, अपना फोकस रखा कि उसको नहीं लूज होने दिया, अपने फोकस पे बना के रखा और उसके लिए काम किया। तो मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा एक सबको निर्णय करना होता है कि अपनी जो मेहनत है वो एक जगह है, अपना ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य बहुत साफ होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो वो बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद जब हम, मेरे को फेलोशिप मिली यूके की 1988 में, तो हम 1 साल के लिए गए, हम और हमारी पत्नी भी गई, बच्चे छोटे छोटे थे वो भी गए। जी, और वहां पे हम रह सकते थे कि हम इंग्लैंड रह जाते, लेकिन हमारा बिल्कुल मन नहीं था। हमने कहा क्या हम तो बात है! वापस जाएंगे क्या अपने बात है! मुल्क, देश और राष्ट्र वहां पे जाएंगे। तो हम लोग वापस आ गए और यहाँ पे फिर चलता रहा जीवन। और उसके बाद सर्जरी में, चूंकि हम थे ही और सर्जरी में इंटरेस्ट है, तो शुरू में कैंसर में बहुत इंटरेस्ट था। फिर 1991 में ये आई, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई। जी, तो यंग तो थे ही उस समय, तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो अपनी मेहनत से फिर हम लोग, मैं जैसे 2 जगह यूरोप गया, देख के आया, फिर यहाँ पे शुरू की एम्स में। तो एम्स, आप समझिए, वॉज द फर्स्ट, पहला संस्थान था सरकारी क्षेत्र में जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक शुरू हुई। क्या बात और है! उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ हम लोगों का योगदान मेरा रहा। जी, और उसके लिए मुझे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है, जो भारत के राष्ट्रपति देते हैं, डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड भी से भी सम्मानित किया गया टू डेवलप दैट स्पेशलिटी। और फिर वो तलाक हो। और उसके बाद फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। मैं 88 में जब यूके गया था, तो मैं ट्रॉमा केयर सर्विसेज, मेरा टॉपिक था जी, जो मैंने, जिसको मैंने पसंद किया था। जी, तो लोग उस समय ये पूछते थे कि भाई ये ट्रॉमा क्या होता है, जी। क्योंकि कोई नाम ही नहीं लेता था ट्रॉमा का, और मैं उसमें फेलोशिप करने जा रहा हूँ। वाह! क्या बात है! तो कोई कैंसर में जाता था, कोई कार्डियो वास्कुलर में, कोई न्यूरो सर्जरी में। तो मैं यही सबसे कहता हूँ कि देखो, उस समय हमारे सड़क हादसों में 60,000 लोगों की मृत्यु होती थी। हुँ, आज हमारे यहाँ 2 लाख लोगों की हो रही है सड़क हुँ। हादसों में। राइट सर। और हर मृत्यु के पीछे 10 से 12 गुना लोगों को सघन गहन चोट लगती है, और बहुत सारे लोग बाद में नहीं रहते और डिसेबिलिटी फॉर लाइफ हो जाती है। तो राइट सर। वो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि उसके लिए कुछ करना चाहिए। हुँ, और फिर ऐसा संयोग हुआ कि एम्स के तत्वाधान में एक ट्रॉमा सेंटर की कल्पना हुई, और उसमें मेरे को जुड़ने का अवसर मिला 2000
2006 में जो हमारे निदेशक थे डॉक्टर वेणुगोपाल, उस समय उन्होंने मुझे उसका चार्ज सौंपा। वो बन के खड़ा था, शुरू नहीं हो पा रहा था। तो उसमें मेरे को योगदान करने का मौका जो मिला, अवसर मिला, वो मेरे लिए बहुत ही, उससे मुझे संतोष हुआ। उसको हम लोग शुरू किया, चला पाए, और उसका भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत लोग उसकी चर्चा भी करते हैं। और एक ऐसा संस्थान वो बना ट्रॉमा केयर के लिए, जो अपने में एक अनूठा है। तो उसने मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन, बहुत ही संतोष उससे हुआ कि कुछ थोड़ा बहुत मैं कुछ कर पाया। और उसके बाद फिर सर्जरी विभाग की अध्यक्षता की, और फिर अवसर मिला तो निदेशक भी मैं एम्स में हो गया। और एम्स के निदेशक में भी आप समझिए विनय जी की 22 डीएमएमसीएच नए प्रोग्राम मैंने शुरू करवाए क्या बात है सर। अपने अपने टेन्योर में, और 10,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे जब मैं वहां से निकला हूँ 2017 में। जी। तो ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है, जो लोग आज भी जब जाता हूँ मैं, तो लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहते हैं उस बात को। लोगों के फोन आते हैं, ये साहब बहुत हम आपको याद करते हैं। तो क्या बस बात है। यही जीवन में है, और तो बाकी तो ईश्वर कराता है, हम लोग साधन है, हम लोग करते हैं। सर जिंदगी का और सबसे बड़ा ट्रेजर यही है कि इंसान अगर उस जगह पे मौजूद नहीं है और उस इंसान को याद करके लोग इमोशनल हो जाएं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें कि हमने इस इंसान के साथ काम किया है, या यहाँ पे हमने चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, या इनके सानिध्य में हमने चीज़ें सीखी हैं, तो वाकई एक दिल को बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। सर इतनी सारी चीज़ें जब आपके बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जब हमें ये लगे कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो हम कर सकते हैं। शिव खेड़ा की एक बहुत अच्छी सी बात मुझे याद आती है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वही काम अलग ढंग से और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। और वो वाकई आपसे बात करके मुझे फील हो रहा है, इवन हमारे तमाम सुनने वालों को फील हो रहा है कि अगर मन में जज्बा हो तो एक छोटे से शहर से अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो केवल और केवल इसी पर निर्भर करता है कि आपकी आपके गोल के प्रति कितनी ईमानदारी और मेहनत है। थोड़ी से उस अवस्था की तरफ जाते हैं जब आपकी पढ़ाई चल रही थी। सर टूंडला और आगरा, आई थिंक इसका जो डिस्टेंस है वो शायद 30 किलोमीटर के आसपास का है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम युवावस्था में होते हैं तो उस समय हमारा एक ग्रुप बन जाता है, दोस्तों का ग्रुप बन जाता है, और उसमें हमें समझ और नासमझ जैसी तमाम चीज़ें हमारे बीच आती हैं। तो ऐसे में हमारे अच्छे दोस्त भी कभी कभी होते हैं, और कभी एक आध दोस्त ऐसा भी हमारे ग्रुप में होता है जो शायद हम ज़बरदस्ती उसको झेल रहे होते हैं। तो कभी कभी सर कुछ ऐसा हुआ कि आप आगरा गए हों अपनी पढ़ाई के सिलसिले में, जैसे आप जाते रहते होंगे और घर पे भी आते रहते होंगे, तो कभी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हो दोस्तों के साथ जिसमें आप घर नहीं आ पाए हों, और जिस एम्स के डायरेक्टर के साथ हम इस समय बात कर रहे हैं उनके मम्मी पापा के सामने डांट पड़ी हो, पिटाई हो गई हो, कुछ ऐसा मोमेंट कोई ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा विनय जी नहीं हुआ। अरे वाह। मैं दोस्तों के साथ हम आगरा जरूर गए, एक फिल्म भी देखी वहां पे, तो टूंडला में तो कोई फिल्म थिएटर था नहीं जी। वहां पे। एक आगरा सिटी एक स्टेशन है, उसके सामने एक सिनेमा हॉल था, तो वहां पे एक फिल्म भी देखी हम लोगों ने, तो मित्रों के साथ जाके। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मेरे पिता ने मुझे नहीं लगता कभी जोर से मुझे बोला हो, या कभी कोई थप्पड़ भी मारा हो अच्छा। गलती के लिए। तो ये इस बात का मुझे गर्व भी है, और वही मैंने अपने बच्चों में भी देखा, और उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार किया। और जैसे आप कह रहे थे कि हम आपके परिवार के बारे में भी बात करेंगे, तो मेरी पत्नी जैसे झांसी में जब मैं एमएस करके गया तो वहीं पे पढ़ रही थी वो भी जी। और फिर मैंने उनको देखा तो वो फिर मैं दिल्ली आ गया सीनियर रेजिडेंसी करने के लिए एम्स में जी। और उनको मैंने पत्र लिखा दिल्ली आके। अरे वाह। और फिर उनको पत्र लिखा तो फिर उनका उत्तर आ गया, फिर बात बढ़ गई, क्या बात लगी। लेकिन कोई उस तरह की हम लोगों की डेटिंग नहीं हुई जैसी आजकल होती है। वो सर वो वाली फिल्म, जैसे पुरानी फिल्म में जब जैसे किताबें गिर गई और उसके बाद किताब जब उठाई तो फीलिंग्स पैदा हो गई, वो सारी चीजें वो नहीं हुआ, क्योंकि हम उनकी क्लिनिक लेते थे। वो थोड़ा सा हमसे जूनियर थी जी। तो उनकी क्लिनिक लेते थे, तो उसमें आई स्टार्टेड लाइकिंग हर, इसलिए यहाँ की चिट्ठी लिखी। मैंने कहा जवाब आएगा तो देखेंगे तो जवाब आ गया। तो अच्छा फिर हुआ क्या कि वो हम लोग ब्राह्मण थे, वो
बनिए। जी। तो जब ये बात हुई घर में, तो मेरे फादर को तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, कोई हुँ, समस्या नहीं थी इस हुँ। बात से। मेरी मदर ने कहा कि मैं उसके हाथ का बना खाना नहीं खाऊँगी। तो मैंने मज़ाक में कहा, मैंने तुम्हारे लिए मैं बना दिया करूँगा। अरे वाह! खैर, अब मुझे पता है वो भी बहुत ही मन की साफ थी, जी। थोड़ा-सा होता ही है, लेकिन शी ऑल्सो फिर वो भी तैयार हो गईं और अच्छे से हमारी शादी हुई, बारात गई, शादी हुई हुँ, और फिर 2 बेटे हैं, जी, दोनों अभी अमेरिका में हैं। जी, बहुत सब दोनों ही ठीक कर रहे हैं, हुँ, उनके भी विवाह हो गए हैं। जी, तो और मेरी वाइफ मेरी पत्नी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है। जी। तो हम लोगों का बहुत अच्छा वो रहा और अब तो मेरे विवाह को भी 1981 में हुआ था, तो आप समझ सकते हैं 40 वर्ष तो हो ही गए। क्या बात है! बहुत-बहुत बधाइयाँ। और सर हम समझिए हम लोगों ने जो सब करना होता है कि बच्चे छोटे थे, इनका नौकरी दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल है जी, ईस्ट दिल्ली जी, में जी। और हम एम्स में थे। हुँ, तो इनकी जो पहली जॉब थी वो वहाँ थी। हुँ। तो कई बार इनको कॉल पे जाना पड़ता था, तो हम बच्चों को भी गाड़ी में डाल के रजाई-वजाई ओढ़ा के तो ले जाते थे इनको। जी, और तो मैं यही सबको कहता हूँ, मैंने कहा भई करियर भी हम लोगों का उसी समय बनता है, बच्चे भी उसी समय होते हैं, जी, तो हमें बैलेंस करना पड़ता है, हमें एग्ज़ैक्टली। संतुलन बना के रखना पड़ता है कि हमारा जो करियर है वो भी चलता रहे, हमारा प्रोफ़ेशन भी चलता रहे और हमारे साथ-साथ ये भी होता रहे। बहुत मज़ा आया बच्चों को जब बच्चे हो गए तो फिर उसके बाद हम बहुत वर्षों तक हम सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने नहीं गए। क्या बात है! और क्योंकि अब बच्चों को लेके जा नहीं सकते तो हुँ, वो हमने मिस नहीं किया कभी। हुँ, हुँ, क्योंकि बच्चों से इतना आपको आनंद आ जाता है जब बच्चे हुँ। होते हैं घर में। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ संतोषजनक पूरा हमारे वो रहा और ईश्वर की बहुत आशीर्वाद रहा। जो भी मैं तो ईश्वर में बहुत विश्वास रखता हूँ और बचपन में विनय जी हमारे यहाँ मैं रामायण पढ़ता था, जी, सबको पढ़नी पड़ती थी। हुँ, अ, और हमारे यहाँ छोटा-सा मंदिर भी था, जी, मेरी मदर पूजा करती थी उसमें, हुँ, हम लोग सब करते थे। तो संस्कार और हमारे जो सनातन धर्म के जो भी जितने भी आयाम हैं वो उनसे मैं बहुत नज़दीक से जुड़ा रहा और मैंने ये भी देखा जैसे काफ़ी लोग किसी गुरु में विश्वास कर लेते हैं, तो जैसे मेरे फादर भी एक हमारे यहाँ महाराज जी आते थे जी। और वो इधर इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जगह है, वहाँ पे आपने नाम भी सुना हो हाँ, कृपालु बिल्कुल, जी बिल्कुल, महाराज। बिल्कुल सर। कृपालु जी महाराज थे वहाँ, वो आते थे। हुँ, तो उनमें सबको बड़ी श्रद्धा थी हुँ, और वो जब आते थे तो समझिए उनको भोजन के लिए अगर आप निमंत्रण देते थे तो वो ₹101 हुँ। दक्षिणा में लेते थे। अच्छा। अब मेरे फादर की तो आप समझते हैं ₹600 सैलरी थी जी, और ₹101 दक्षिणा तो ख़ैर घर पे आए सब हुआ। लेकिन एक दिन मैंने क्या देखा जी। कि मेरे फादर उनको दरवाज़े से वापस लौटा रहे हैं। अच्छा। वो आए दरवाज़े पे और मेरे फादर ने उनको घर में नहीं घुसने दिया। हुँ, तो ये जो एक चीज़ मैंने देखी तो मुझे फिर कहीं न कहीं ये गुरु और इन इस तरह के लोगों में मेरा विश्वास नहीं रहा जी, उस दिन से। जी, और मैं बहुत मतलब धार्मिक हूँ, अपने सनातन धर्म में मुझे बहुत गर्व है और हम लोगों का जो सनातन धर्म है उसके बराबर का दूसरा कोई धर्म नहीं है क्योंकि इसमें आपको हर तरह का विकल्प है। आप ईश्वर को माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। आप शिव की भक्त हैं, शिव की भक्ति करिए, आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की भक्ति करिए, राम के हैं, राम की करिए, कृष्ण के हैं, कृष्ण की करिए। तो ये जो एक हम लोगों का है, ये कहीं न कहीं हम लोगों के वर्तमान समय में कहीं न कहीं छूट रहा है बच्चों से। सर, ये वाक़ई जो चीज़ें हैं, जो आपने इस समय हमें शेयर की हैं, शायद हमें वो मौका नहीं मिल पाता, जो हमें वक़्त नहीं मिल पाता कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बीच जाकर हम इस तरह की बातों को सुन पाएँ, समझ पाएँ और डेफ़िनिटली जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, उसके चलते हम ज़िंदगी में बहुत सारे पॉज़िटिव चेंजेज़ कर सकते हैं। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों के बीच आपकी कोई ना कोई ऐसी हॉबीज़ होंगी, जिनको आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो किसी और तरह की हो। तो आप अपने फ्री टाइम में किन चीज़ों को एन्जॉय करते हैं? मैं जो जितना मुझे अब इस समय जो समय मिलता है, जब भी मिला, एक तो मैं व्यायाम नियमित करता हूँ, जी, हमेशा। चाहे मैं डायरेक्टर था तब भी, मैं अध्यक्ष था सर्जरी विभाग का तब भी और जब मैं लेक्चरर था तब भी।
तो नियमित व्यायाम, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत आवश्यक है। और मैं बिल्कुल शाकाहारी हूँ। मैंने कभी नॉन-वेज नहीं खाया, जी, मतलब कोई मीट या चिकन या कोई फिश। तो और मुझे कोई कभी भी कमी महसूस नहीं हुई इन चीज़ों की। और मेरा स्वास्थ्य ईश्वर की कृपा से अभी भी ऐसा है कि मुझे कोई नियमित दवा नहीं लेनी पड़ती है, जी, आज भी। जी, तो और आज भी मैं सुबह उठ के, जैसे अगर 5 बजे उठूँगा तो 1 घंटा वॉक हो जाएगा, और ये मेरा चल रहा है। एक तो ये है। दूसरा, स्पोर्ट्स में मुझे रुचि थी, लेकिन मैं ऐसा कोई विशेष परफॉर्मेंस के उस पॉइंट, अगर नज़रिए से आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा मैंने किसी में जी, 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 कोई ऐसा कोई हासिल नहीं किया। जी, लेकिन हाँ, क्रिकेट भी खेली, हॉकी भी खेली, फुटबॉल भी खेली, टेबल टेनिस खेलना मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हम हॉस्टल में थे। और अब जो देखना लगता है, अब मुझे टेनिस एक अच्छा स्पोर्ट लगता है। और इसके अलावा संतुलित आहार बहुत आवश्यक है जीवन में स्वस्थ रहने के लिए। जी, और कोविड में हमने ये देखा किस तरह से लोगों को कोविड हुआ और फिर उसमें लोगों की जान भी गई। तो उसमें कहीं न कहीं आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो आपके जिसमें हम कहते हैं ना, एक जीवन किस तरह का हो, आचार, विहार, विचार, आहार, ये अपने जीवन में ढालना और उस पे नियंत्रण करना, अपना अनुशासित जीवन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अपना उद्देश्य साफ रखें, बिल्कुल। जैसे मेरे एक टीचर थे इलाहाबाद में, सर्जरी के प्रोफेसर थे। जी, वो एक बार यूएसए से वापस आ रहे थे, तो यहाँ मैं एम्स में ही था उस समय। सीनियर रेजिडेंसी मेरी खत्म हो रही थी, तो वो कहने लगे तुम पीएमएस ज्वाइन कर लो। जी। उसके बाद ही पहले मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा सर, पीएमएस तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगा किसी भी उसमें। और मैं चाहे, मैंने कहा प्रैक्टिस कर लूंगा टूंडला में जाके, पर पीएमएस की नौकरी नहीं करूंगा। क्या बात तो है! फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तो ये इस तरह की कुछ चीजें लोगों को और बच्चों को भी मैं कहता हूँ, जो भी मेरे पास आते हैं सुझाव के लिए, काउंसलिंग के लिए, कि हम एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि देखो, आप एमबीबीएस में अगर आ रहे हैं तो ये 2 चीज़ों पे आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि इसमें डॉक्टर प्रोफ़ेशन में, जो हमारा एलोपैथिक डॉक्टर प्रोफ़ेशन है, इसमें लंबा समय लगता है। आप साढ़े 4 साल एमबीबीएस कोर्स, 1 साल राइट, इंटर्नशिप, 3 साल पीजी, फिर अगर सुपर स्पेशलाइज़ेशन करें तो साढ़े 11 साल विनय जी लगते हैं जी, अ, जो सुपर स्पेशलाइज़ेशन करने में, अगर आपको लगातार मिलता जाए। राइट सर। तब ये होता है, नहीं तो कोई किसी को पीजी मिलती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। और उसके बाद फिर समाज में आपको अभी भी, जब तक आपके थोड़े से बाल सफेद ना हो जाएं, लोग आप पे उतना भरोसा नहीं करते हैं। तो जी, ये रहता है। तो सबको मैं यही कहता हूँ, देखो, लंबे समय के लिए तैयार रहो, और बहुत जल्दी बहुत अमीर बनने का प्रयत्न मत करना जीवन में। जी, क्योंकि अगर वो प्रयत्न आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप वो ऐसा करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। राइट सर। तो एथिकली आप अनएथिकल काम कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा करेंगे पैसे के लिए जो आपको नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ये 2 चीजें आप मत सोच के आओ। मेडिकल प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसके मुकाबले का दूसरा नहीं है, क्योंकि आप इतना लोगों की मदद करते हो, जी, इतना लोग आपसे आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं, और इतना अच्छा लगता है, अपने को सेटिस्फेक्शन होता है। और इसका आपको जो 11.5 साल के जितने भी लगते हैं शुरू में, वो बाद में डिविडेंड आपको मिल जाता है लेटर इन लाइफ, अगर आपका जीवन स्वस्थ रहता है। तो आज देखिए, हमारे पूर्व निदेशक और प्रोफेसर एम्स के 90-90 साल के हैं और हॉस्पिटल आते हैं, काम कर रहे हैं अभी भी। जी, तो ये जो एक हम लोगों की पूंजी होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यही मैं यंग बच्चों से कहता हूँ कि अपना फोकस मत छोड़ो, पैशन से, लगन से काम करो, और जो चीज़ आप पाना चाहोगे वो आप पा लोगे। क्या बात है! और वो कहते भी ना पूरी शिद्दत के साथ अगर आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, पूरी बिल्कुल, ईमानदारी और मेहनत करने के साथ, तो सारी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है। ये बात बिल्कुल सच बिल्कुल। है। सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपका एक
लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ शुरू हुई थी। जैसे आजकल की अगर यूथ की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि हमें लव मैरिज करनी है या हमें अरेंज मैरिज करनी है या हमें फ़लाँ लड़की पसंद है या हम ये करना चाहते हैं। तो जब आपकी शादी हुई और आपके सपने जो आपने एक दूसरे के लिए देखे थे जब वो साकार हो रहे थे, तो आपने ऐसा कौन-सा पहला ऐसा काम किया जिससे मैम को ऐसा लगा हो कि अरे वाह! क्या बात है! मतलब कुछ ऐसा मोमेंट जो आप हम लोगों के साथ अगर शेयर करना चाहें? नहीं, बिल्कुल। जैसे हम लोग तो आपस में अपने जो सक्सेस और फेलियर्स दोनों ही डिस्कस करते हैं। जी। पेशेंट की जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो जब मेरी जॉब एम्स में पक्की हो गई, हुँ। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि अ, उनको भी बहुत प्रसन्नता हुई इस बात से। एक हम लोगों का करियर पाथ का चुनाव हो गया कि अब हमें यहीं पे रहना है। जी। वरना हम लोग थोड़ा दुविधा में थे। हम लोगों की आप समझिए, जब मेरी भी सीनियर रेजिडेंसी खत्म हो गई थी और इनकी भी सीनियर रेजिडेंसी चल रही थी, तो हम लोगों को पता नहीं था कि हम कहाँ क्या करेंगे। लेकिन जब फैकल्टी पोस्ट मिल गई एम्स में, जी। तो एक बहुत बड़ा वो हमारा मैं समझता हूँ वो एक हाई पॉइंट था जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि हाँ, ये है। और फिर हम जैसे बच्चे हुए, जी। दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बच्चे स्वस्थ रहे। जी। तो वो एक बहुत संतोषजनक बात है कि ईश्वर की इतना आशीर्वाद रहना, ये अपने में बहुत मायने रखता है। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि हम लोगों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना एफराइट में पैसा हो। अब आप समझ सकते हैं कि 1983 में विनय जी, वसंत कुंज एक जी। जगह है दिल्ली में, जी, जी, जी। वहाँ पे एचएफएस सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में डीडीए ने कुछ मकान बनाए थे। जी। उसमें हमारा मकान का नंबर आ गया था। जी। और लेकिन और उसमें हमको 50,000 रुपए देने थे और 6-6 महीने की किस्त करके 2 लाख, सवा 2 लाख का वो मकान पड़ रहा था, जी। 1983 में। जी। और हमारे पास पैसे नहीं थे और हुँ। उस समय कोई लोन वगैरह की भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी बैंक से। जी। हम लोग रेगुलर जॉब में नहीं थे। तो वो एक समय ऐसा था कि हमको वो मकान जो है छोड़ना पड़ा डीडीए का। ओहो! हम नहीं ले पाए। हुँ। तो ये मैं यही कहूँगा कि हमेशा ये इस बात से निराश नहीं होना चाहिए। अपने आपके साधन सीमित है, जितना मिल सकता है उतना मिलेगा जीवन में। जी। देर से बाद में मिलेगा, पहले मिलेगा, वो ईश्वर तय करेंगे। जी। लेकिन इससे निराश नहीं होना चाहिए। तो हम नहीं ले पाए, ठीक है, हमारे पास नहीं थे उस समय, क्योंकि ना मेरी सीनियर रेजिडेंसी समाप्त हो रही थी और ये भी सीनियर उसमें थी, तो इतने पैसे हम लोग के पास थे नहीं। तो ये जीवन में इस तरह के क्षण आते हैं जो जिससे बिल्कुल भी निराश ना होके अपना फोकस नहीं लूज़ करना चाहिए। उस पे बराबर कंसंट्रेशन करें, तो जीवन में अल्टीमेटली मिल जाता है। आपका प्रारब्ध जहाँ आपको ले जाए, वहाँ आपको जाना ही होता है। तो ये बात बिल्कुल ये इंगित करती है कि डीडीए का वो फ्लैट जिसकी कीमत मात्र 2.5 लाख रुपए थी, उसको परचेज़ करने के लिए आपको सोचना पड़ा, वो चैलेंजेस फेस करने पड़े। फिर वो इंसान जिसको ऑनरेरी फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन का अवार्ड मिला, जिन्हें डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, ऐसी शख्सियत, आप सोचिए एक हल्का-सा फेलियर हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। यही सारी चीज़ें हैं जो जिनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और मुझे ऐसा आज फ़ील हो रहा है कि जिस पर्सनैलिटी को आज हम आप तमाम लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिनकी बातें सुनकर आपको ऐसा ज़रूर फ़ील हो रहा होगा कि यस, अगर इंसान के मन के अंदर जज़्बा हो, हौसला हो और कर गुज़रने का जज़्बा हो तो डेफ़िनिटली हर चीज़ पॉसिबल है। सर, आप हमारे शो में आए और इतना सारा आप हमसे बातें कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि पूरा दिन मैं आपसे यूँ ही बात करता रहूँ, लेकिन समय की हमारे बीच पाबंदी होती है। एक समय के बाद हमारा शो ख़त्म भी होता है। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आपसे विदा लूँ, लेकिन मैं चलते-चलते ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, जो एक हल्की-सी फेलियर से डर जाते हैं, सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करने की कोशिशें करने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक हताशा और निराशा में जीने लगते हैं, एक ज़रा से फेलियर के चलते। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और उन तमाम लोगों को जो इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है विनय जी। और ये बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा
जीवन बहुत मूल्यवान होता है, एक जीवन मिलता है, वो मूल्यवान होता है। आपके माता-पिता के लिए आप बहुत मूल्यवान होते हैं। उस जीवन को समाप्त करना सबसे बड़ा आपके लिए ये अपराध मैं मानूँगा। ना अपने लिए भी, अपने माता-पिता के लिए भी, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। इसलिए जो आपने कहा बिल्कुल, जो भी हमारे जीवन में सफलता होती है या असफलता होती है, 2 पहलू हैं जीवन के। कभी आप उसको असफलता मानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको 4 साल बाद आपके प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है, जी, वो उसको पता है। जो और बिल्कुल जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तो उसको पता है। इसलिए आपको निकट भविष्य में ये निराश होने की आवश्यकता नहीं होती कि आपका बहुत सारे बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ एमबीबीएस में। हो सकता है कि आपको कोई अच्छा काम करने का मौका मिलने वाला हो आगे आने वाले समय में। और ये हुआ है, ये मैंने देखा है कि हम कई बार शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, ये अरे बहुत खराब हो गया मेरे साथ, वो मकान में नहीं ले पाया। लेकिन बाद में आपके पास कुछ ऐसे विकल्प आ जाते हैं जिनका आपने सोचा भी नहीं होता है। राइट सर। बिल्कुल मैं ये सभी बच्चों से ये कहूँगा। मैं हमेशा नीट में आपका नहीं हुआ तो ये आपका कोई दोष नहीं है इसमें। बच्चे सब बहुत बुद्धिमान हैं, सब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सब में क्षमता है। केवल हमारे यहाँ नंबर संख्या इतनी अधिक है, सीट्स लिमिटेड है, तो नेचुरली सबका नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसको कहता हूँ, ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है भारत में, ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। तो आप दूसरे विकल्प ढूंढिए और क्या कर सकते हैं जिसमें इतने सारे विकल्प। अब तो हमारे समय में तो इतने विकल्प हमको पता भी नहीं थे, आज तो बहुत विकल्प हो गए हैं। इसलिए कभी भी निराश होके अपना जीवन समाप्त करने का किसी को नहीं सोचना चाहिए। वो सबसे बड़ा अपराध होता है, अब आपके लिए भी, आपके माता-पिता के लिए भी। तो मैं यही कहूँगा। और जब भी मेडिकल प्रोफ़ेशन लें, बहुत प्रोफ़ेशन सभी अच्छे होते हैं। आप चाहे आप जैसे विनय जी से बहुत इंस्पायर हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, हर व्यक्ति समाज में अपनी-अपनी जगह पे राष्ट्र के लिए, देश के लिए समायोजन कर रहा है, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो कोई किसी का भी काम न बड़ा है न छोटा है, सब अपनी-अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। आपके घर में अगर सफाई करने वाले नहीं आए तो आपका घर साफ नहीं होगा, या अस्पताल में किसी प्रकार से, चाहे हम ओटी में काम कर रहे हैं, ये टीम वर्क है, पूरे जीवन टीम वर्क है, चाहे घर में, चाहे काम की जगह पे, चाहे कहीं पे भी। ये मान के मैं समझता हूँ सबको करना चाहिए और असफलता से सीखना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका कहीं पे वो एनडीए में शायद सिलेक्शन के लिए देहरादून आए थे जी, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो ऋषिकेश में कहीं ऊपर पहाड़ पे से ही वाज ट्राइंग टू जंप एंड गिव अप लाइफ। लेकिन वहीं पे कोई साधु आ गए या कोई आगे, उन्होंने उनको रोक लिया और वो फिर देखिए क्या उन्होंने कमाल किया, मिसाइल मैन ऑफ द कंट्री। क्या बात है! और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो अटल जी के समय में हुआ, वो उनके तत्वाधान में हुआ, उनके संरक्षण में हुआ। तो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति बने। तो और कितना, मतलब सब जानते हैं उनकी तारीफ, जितना की जाए बहुत कम है। बिल्कुल सर। सर, आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी पर्सनल और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग बातें हमारे साथ शेयर की, और आपकी ज़िंदगी के उन तमाम चीज़ों को सुनकर हम डेफ़िनेटली ज़िंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे शो में आप आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद विनय जी, हम मेरे को बुलाने के लिए, इतनी बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत Radio KGM, you gूंज 89.6